चलिए दोस्तों, मैं ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम कक्षा 9वीं का जो इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर है, फ्रांस की क्रांति, इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले थे। इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले थे। और जैसा कि ये जो चैप्टर है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, और जो कक्षा 9वीं के वे बच्चे जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, उनको एक लिए है। और ये न्यू पैटर्न न्यू सिलेबस पे है, वर्ष 2024-25 के बच्चों के लिए है। तो देर न करते हुए इसको हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को एक आवश्यक और ज़रूरी सूचना दे दूं। ये ज़रूरी सूचना ये है कि जब मैं पढ़ाता हूं तो पढ़ाने के साथ मैं आपको कुछ हैंड रिटन नोट्स देता हूं। हैंड रिटन नोट्स क्या होता है? जैसे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हुए, कुछ ऐसे पॉइंट हुए जो बोर्ड के दृष्टिकोण से, जो पेपर के दृष्टिकोण से, जो इस चैप्टर में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे एमसीक्यू भी बन सकता है, उससे प्रश्न भी बन सकता है। या अगर आप कक्षा 9वीं के भूगोल के, कक्षा 9वीं के इतिहास के विद्यार्थी हैं, यदि कक्षा 9वीं का यदि आप समाजशास्त्र पढ़ते हैं, तो आपको वो चीज़ें जाननी चाहिए, ये जानना पड़ेगा या जानना आपके लिए ज़रूरी है। उन टॉपिकों को मैं अपने इस व्हाइट बोर्ड पर मैं लिखवाता हूँ, ताकि आगे चलकर कक्षा 10वीं में, कक्षा 9वीं का जब आप पेपर दें तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। इसलिए मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ों को, कुछ टॉपिकों को यहाँ पर आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो चलिए देर न करते हुए इस फ्रांस की क्रांति को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, क्रांति। तो सबसे पहले फ्रांस की क्रांति को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि क्रांति क्या होती है। आपका इस चैप्टर का नाम ही है फ्रांस की क्रांति। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रांति क्या होती है। क्रांति कहते किसे हैं, क्रांति का मतलब क्यों, मतलब क्या होता है, और क्रांति क्यों हुई। देखिए, क्रांति जो होता है वो प्रायः हिंसक होता है। प्रायः मतलब अगर कहीं पर देख सकते हैं, कहीं भी क्रांति हुई, जैसे भारत में 1857 की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूसी क्रांति, जहाँ भी पूरे विश्व में या देश में जहाँ भी क्रांति हुई, प्रायः वो क्या हिंसक होते हैं। मार, खून खराबा, हिंसा, हत्या, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो प्रायः क्रांति जो होती है वो हिंसक होती है। इसमें क्या होता है, जो सत्ता में जो लोग हैं, जो सत्ता में जो बैठे हैं, जो सत्ता में शासन वर्ग है, उसमें परिवर्तन की मांग करता है, बदलाव की मांग करता है। क्रांति क्या करता है, प्रायः जो होता है वह हिंसक होता है। सत्ता में बैठे लोग, शासन कर रहे लोगों को बदलाव में मांग करता है, बदलाव में बदलने की मांग करता है। तो फ्रांस की क्रांति भी एक तरह से एक हिंसक क्रांति है, जो सत्ता बदलाव की मांग करता है, जो परिवर्तन की मांग करता है। अब सवाल होता है, परिवर्तन क्यों? देखिए, जो समाज होता है वो गतिशील समाज होता है, वो गतिशील होता है। कोई भी समाज स्थिर नहीं होता है। अब स्थिर नहीं होता क्या मतलब है, जैसे कोई भी समाज वेशभूषा को लेकर हो गया, भाषा को लेकर हो गया, खान पान को लेकर हो गया, संस्कृति को लेकर हो गया, विचारधारा को लेकर हो गया, मान्यता को लेकर हो गया, किसी भी चीज़ को लेकर वो स्थिर नहीं होता है। समय के अनुसार धीरे धीरे वो क्या बदलता रहता है। जैसे यदि मैं एक शब्द ले लूँ, जैसे वेशभूषा ले लूँ, अगर मैं वेशभूषा को ही ले लूँ, तो आप 3 लोग की वेशभूषा देख सकते हो। एक आप जो है, आपके घर में यदि आपके दादा दादी हैं, एक आपके घर में यदि आपके दादा या नाना है, एक आपके पिताजी ले लीजिए, और तीसरे आपके घर में यदि आप हो। अगर हम वेशभूषा के लें तो किस तरह से समाज में चीज़ें गतिशील रहती हैं, गतिशीलता समाज में रहती है। गतिशीलता किस चीज़ को लेकर रहती है, बदलाव को लेकर रहती है, परिवर्तन को लेकर रहती है, कि समाज धीरे धीरे क्या बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। कैसे परिवर्तन होता है, हम वेशभूषा को ले लें। जैसे यदि आप अपने दादाजी को देख लीजिए, दादा जी या नाना जी, आप अपने दादाजी को देख लीजिए, नाना जी को देख लीजिए, इनके उम्र के कोई भी व्यक्ति है, अगर उनकी वेशभूषा को देखोगे तो किस तरह की वेशभूषा पहने हुए मिलेंगे, वो कुर्ता और धोती पहने हुए मिलेंगे। उनको आप जीन्स या टी शर्ट पहने हुए नहीं देखोगे, जीन्स या टी शर्ट पहने हुए नहीं देखोगे, या टी शर्ट या लोअर इस तरह के कपड़े नहीं पहने हुए देखोगे। वो कभी पहनेंगे तो किस तरह के कपड़े पहनेंगे, धोती और कुर्ता। अगर आप अपने पिताजी को ले लें,
तो पिताजी किस तरह के कपड़े पहनते हो? अपवाद हो सकता है कि शायद आपके पिताजी टी शर्ट पहनते होंगे, जीन्स पहनते होंगे, लेकिन सामान्यतः जो पिताजी होते हैं होंगे वो सिला हुआ, यानी टेलर के यहाँ से, दर्जी के यहाँ से वो सिला हुआ कपड़े पहनते होंगे। लेकिन यदि आप देख लो आपकी वेशभूषा कैसे होगा, आप देख लो, आप किस तरह के कपड़े पहनते होगे? आप जींस भी पहनते होगे, लोअर भी पहनते होगे, टी शर्ट भी पहनते होगे, अन्य वर्तमान में जिस तरह के कपड़े चल रही हैं या वेस्टर्न कंट्री के जिस तरह भी कपड़े, सारे वो कपड़े आप पहन रहे हो। तो ये क्या है, समाज में एक तरह का ये भी क्या, वेशभूषा के लिए गतिशीलता है, एक तरह से परिवर्तन है। तो जो भी समाज होता है, चाहे भारत का समाज हो, पाकिस्तान का समाज हो, दुबई का समाज हो, अमेरिका का समाज हो, फ्रांस का समाज हो, कोई भी समाज हो, हर समाज में एक तरह से गतिशीलता होता है। हर समाज में परिवर्तन के घटक आपको दिखाई देते हैं। तो हर समाज क्या, परिवर्तन होता है। हर समाज में धीरे धीरे चीज़ें बदलती रहती हैं। हर समाज में जो चीज़ें होती हैं क्या, वो इस क्रम में ऐसे धीरे धीरे कोई चीज़ें बदलती रहती हैं। तो क्रांति भी एक तरह से क्या, बदलाव है। क्रांति भी एक तरह से बदलाव की मांग करता है। अब सवाल उठता है, जब समाज में धीरे धीरे जब चीज़ें बदलती रहती हैं, तो क्रांति यदि बदलाव की मांग करता है तो किस तरह की बदलाव की मांग करता है? देखिए, समाज में जो चीज़ें बदलती रहती हैं वो धीरे धीरे इस क्रम में बदलती हैं, लेकिन क्रांति समाज में किसी चीज़ की बदलाव की मांग करता है तो इस तरह से बदलाव की मांग करता है। जैसे समाज में मान लीजिए कोई चीज़ बदल रहा है तो धीरे धीरे ऐसा बदलेगा, ग्राफ को समझिएगा। लेकिन जब क्रांति होती है समाज में किसी भी चीज़ का बदलाव होता है तो इस तरीके से बदलाव होता है, ऐसा बदलाव होता है, कुछ इस तरीके से बदलाव होता है। यदि ग्राफ में मैं आपको अच्छे तरह समझाऊं, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ ले लीजिए। अब समाज में कोई चीज़ बदलेगा वो स्वाभाविक से है, और कैसे बदलेगा, धीरे धीरे इस तरह से बदलेगा, ऐसे इस तरह से बदलेगा। लेकिन जो क्रांति होती है वो समाज में कुछ इस तरह से बदलता है, ऐसा एक झटके में ऊपर ले जाता है, एक झटके में क्या, ऐसा ऊपर ले जाता है, एक झटके में नीचे लाता है, इस तरह से बदलाव होता है। तो क्रांति भी क्या, एक तरह से क्या, बदलाव है, बदलाव। इस बात को याद रखिएगा, क्रांति भी एक तरह से क्या है, बदलाव है, समाज में बदलाव है। ठीक, मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कितने चीजें आप जो है समझ पा रहे होंगे। अब चलिए आगे कुछ चीजों को अब जानते हैं। देखिए, अब तो हमने जान लिया कि फ्रांस की क्रांति, क्रांति का मतलब क्या होता है, क्रांति भी एक तरह से बदलाव है। तो सवाल होता है क्या बदलाव, बदलाव तो हमने जान लिया कि क्रांति भी एक तरह से बदलाव है, समाज में बदलाव की मांग करती है। किस बदलाव की मांग करती है? और पूरे विश्व में अमेरिका की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, रूस की क्रांति हुई, बहुत सारे देशों में क्रांति हुई। तो ऐसा क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि एनसीईआरटी ने पहले ही चैप्टर में फ्रांस की क्रांति दिया, अमेरिका की क्रांति नहीं दिया, रूस की क्रांति नहीं दिया, भारत की क्रांति नहीं दिया तो केवल फ्रांस की क्रांति ही क्यों दिया, इसको हम जो है जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि क्रांति यानी बदलाव, तो अब जानते हैं बदलाव क्या हो, क्यों हुआ, बदलाव क्या हुआ। आप अगर ध्यान देते होंगे, आज भारत हो या विश्व हो, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, पोलैंड है, कोई भी देश हो, आज हर देश में दो ही लोग का शासन है। या तो उस देश में प्रधानमंत्री शासन करता है या उस देश में राष्ट्रपति शासन करता है। आपने कभी भी ध्यान दिया होगा, कोई भी देश हो, अमेरिका हो, जापान हो, चीन हो, रूस हो, कनाडा हो, ब्राज़ील हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी देश हो, हर देश में दो ही लोग का शासन आपको देखने मिलेगा। या तो उस देश में प्रधानमंत्री का शासन होगा, पीएम का शासन होगा, या उस देश में क्या, राष्ट्रपति, उस देश में किसका, राष्ट्रपति का शासन देखने मिलेगा। तो क्या आपने कभी सोचा होगा, जो प्राचीन समय में काफी लंबे समय से भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में राजाओं महाराजाओं का शासन था। अगर आप विश्व का इतिहास पढ़े तो आपने सुना होगा चंगेज खान के बारे में, आपने जो है सिकंदर के बारे में पढ़ा होगा, इन सब के बारे में पढ़ा, चंगेज खान हो गया, सिकंदर हो गया, और भी राजाओं के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या आपके मन में कभी ये सवाल उठा कि पहले के समय, चाहे भारत हो चाहे विश्व का कोई भी देश हो, हर देश में जब राजाओं महाराजाओं का शासन चलता था तो आखिर इन राजाओं महाराजाओं का शासन समाप्त कैसे हुआ? अनेकों राजाएं थे, अनेकों महाराजा थे, अनेकों राजकुमार थे, राजकुमारियां थी, सब इतने सारे लोग थे, आखिर गए कहाँ? इनका शासन समाप्त कैसे हुआ? क्या इन्होंने कह दिया चलो भाई आधुनिक युग आ गया, अब हम शासन नहीं करेंगे, अब चलो चुनाव करवाते हैं, जो जनता जिसे चुन के भेजेगी वो देश का राष्ट्रपति होगा, देश का प्रधानमंत्री होगा, विधायक होंगे, सांसद होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, नेता होंगे।
क्या इन राजाओं महाराजों ने ऐसा कहा क्या? नहीं। तो आखिर ऐसा घटना क्या घटी जिससे पूरे विश्व में राजाओं महाराजाओं का शासन समाप्त हुआ, उनकी जगह राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक आए और एक तरह से चुनाव होने लगा? क्या ऐसा हुआ? तो एक तरह से क्या समाज में, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, इस संसार में बदलाव दिखा ना। जहाँ एक और राजाओं महाराजाओं का शासन चलता था, आज वहीं पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का शासन देखने को मिलता है। ठीक है, बदलाव है कि नहीं है? और क्रांति क्या करती है? इस तरीके से ऐसा बदलाव करती है। समाज क्या धीरे धीरे ऐसा 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 बदलता है, लेकिन क्रांति क्या इस तरीके से बदलाव करती है। तो क्रांति, तो फ्रांस की क्रांति ने भी क्या किया, इस तरह से संसार को, इस तरह से पूरे विश्व के समाज को, समकालीन विश्व के समाज को, अगर आपने आपकी इतिहास की जो पुस्तक उसको पढ़ा तो उसमें लिखा समकालीन विश्व का इतिहास, ये नहीं दिया कि विश्व का इतिहास, समकालीन विश्व का इतिहास। तो इस तरह से फ्रांस की क्रांति ने क्या किया, समकालीन विश्व के समाज को बदला। क्या किया? समाज को बदला। जहाँ एक और राजाओं महाराजाओं का शासन था, उनके शासन को हटाकर क्या किया, लोकतंत्र लाया, प्रधानमंत्री का शासन लाया, राष्ट्रपति का शासन लाया, सांसद का शासन लाया, विधायक का शासन लाया। आखिर कैसे आया, क्या घटना घटी, इसको जानने के लिए हमको जो है फ्रांस की क्रांति पढ़ना पड़ेगा। और आप इनमें से किसी भी चीज़ को अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हालांकि इसमें से कोई भी चीज़ स्क्रीनशॉट पे लेने योग्य नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को अगर पीछे व्हाइट बोर्ड पर मैंने क्या लिखा है यदि जानने की इच्छा है तो जान सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो अब आपने इसमें 3 चीज़ों को जान लिया। पहला, क्रांति क्या होती है। क्रांति प्रायः हिंसक होती है, बदलाव की मांग करती है। दूसरा, आपने जाना कि समाज गतिशील होता है, समाज में परिवर्तन होता है, लेकिन क्रांति समाज में बड़े पैमाने पर कम समय में बड़े पैमाने पर बदलाव की मांग करती है। फ्रांस की क्रांति ने, तीसरा क्या, फ्रांस की क्रांति ने समाज में बदलाव किया। क्या बदलाव किया? जहाँ पहले राजाओं महाराजाओं का शासन था उनको उखाड़ फेंका। जहाँ राजा थे, महाराजा थे, नवाब थे, महाराजा धीराज थे, जमींदार थे, सबको उखाड़ फेंका। उनकी जगह प्रधानमंत्री को लाया, राष्ट्रपति को लाया, सांसद को लाया, विधायक को लाया, मुख्यमंत्री को लाया, गवर्नर को लाया। तो आपने इतना जान लिया। अब जानते हैं आखिर कैसे फ्रांस की क्रांति ने इस शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंका। अब इसको जानने का हम जो है प्रयास करते हैं। ठीक है, अब जानते हैं। देखिए, जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, हुआ क्या कि 1774 में, देखिए 1774 में बूबो राजवंश, ठीक है। तो हुआ क्या कि 1774 में बूबो राजवंश। अब मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, बूबो राजवंश। अब ये बूबो राजवंश क्या है? जैसे जहाँ भी राजाओं महाराजाओं का शासन होगा वहाँ पर कोई भी एक वंश शासन करेगा। जैसे गुप्त वंश हुआ, मुगल वंश हुआ, राजपूत हुआ, जैट हुए। ये क्या एक तरह से एक वंश ही तो है। चोल, चेर, पांडव, मुगल, अफगान, मौर्य, गुप्त, ये एक तरह से क्या एक वंश है। तो उस तरह से वंश है। तो उस समय क्या, उस समय समाज में क्या चीजें थी, राजाओं महाराजाओं शासन था। तो उस समय क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में उस समय क्या होता था, उस समय फ्रांस में, उस समय 1774 में फ्रांस में बूबो राजवंश का एक व्यक्ति था। कौन था? लुई 16वीं। बूबो राजवंश का शासन था। किसका शासन था? बूबो राजवंश का शासन था। बूबो राजवंश का शासन था। और 1774 में लुई 16वीं, 1774 में लुई 16वीं क्या हुआ, लुई 16वीं जो है फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, इतना आपको चीजें समझ में आ रही है कि 1774 में बूबो राजवंश का शासन था। और उस समय सन 1774 में लुई 16वीं जो है उस समय क्या फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा, यानी वो राजा बना। और जब राजा बना तो कुछ समय बाद क्या होता है, उसकी शादी जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, और उसके बाद क्या होता है उसकी शादी ऑस्ट्रिया। देखिए, मैं एक शब्द लिख रहा हूँ ऑस्ट्रिया, मैं बोल भी दे रहा हूँ अच्छे से, ऑस्ट्रिया। मैं जब ऑस्ट्रिया बोलता हूँ तो बहुत सारे बच्चे इसको ऑस्ट्रेलिया कर देते हैं। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया 2 देश हैं।
ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दो देश हैं। अब मैं समझा देता हूँ, बहुत बच्चे गलती करते हैं। जैसे समझ लीजिए ये आपका पृथ्वी है, तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पर है, ये क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है जिसने वर्ष 2023 में वर्ल्ड कप जीता, ये आपका क्या ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पर आपका जो कि यूरोप है, तो यूरोप में यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दो देश हैं, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो हुआ क्या कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनवे से क्या हुआ, लुई सलामी का विवाह हो गया, ठीक है, विवाह हो गया, उसका क्या हुआ, शादी हो गया, ठीक है। ये शादी हुआ किससे हुआ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से विवाह, मैं लिख दे रहा हूं, उससे विवाह हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, जब लुई सलामी जब राजा बना, तो राजा बनता तो वो दिखता है कि उसका जो राजकोष है वो खाली है। अब राजकोष क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पर यह राज्य है, अब यह राज्य है, अगर इस राज्य में यदि 10,000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, तो कुछ काम करते होंगे, तो काम करते होंगे, तो क्या करते होंगे, राजा को टैक्स देते होंगे, टैक्स देते होंगे, सरकार को टैक्स देते होंगे, तो सरकार को राजा को टैक्स देते होंगे, तो एक तरह से उनके पास पैसा आता होगा। यह मान लीजिए टैक्स देते तो उनके पास पैसा आता होगा, ये जो राज्य होता होगा वो भी कुछ खरीदता होगा, बेचता होगा। जैसे देख लिए वर्तमान में भारत सरकार है, ये भी कुछ चीज़ों को खरीदता है, बेचता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था, उस समय जब लुई सलामी जब राजा बना, तो उसने देखा कि जो राजकोष है वो खाली है, यानी जो राजकोष है खाली है, यानी खजाना जो है खाली है, यानी राज्य के पास क्या पैसा वैसा कुछ नहीं है। राजा तो बनता है लेकिन देखता है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। अब पैसा क्यों नहीं है, इसका पहले कारण जान लेते हैं। और पैसा नहीं है तो इसने क्या किया, दोनों को जानेंगे। पैसा क्यों नहीं है पहले इसको जान लेते हैं, और पैसा नहीं था तो इसने क्या किया पैसे के लिए, ठीक है। आपके पास पैसा नहीं हो तो क्या करोगे, जॉब करोगे, कुछ करोगे, इसने क्या किया। तो सबसे पहले जानते हैं कि पैसा क्यों नहीं था, तो ठीक है। तो राजकोष खाली होने के कारण जान लेते हैं, यानी राज्य कोष खाली के कारण, खाली होने के कारण, यानी राज्य कोष जो था वो खाली होने के क्या कारण थे, यानी जब राजा बना राजकोष खाली था, तो खाली होने के क्या कारण था। पहला कारण ये था, क्या पहला कारण था, पहला कारण ये था कि उस समय जो था 3 देश आप जानिए, एक यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, और तीसरा कौन था, तीसरा फ्रांस। आज भले ही आप देखते हो कि ब्रिटेन और फ्रांस आपस में अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, हालांकि तीनों आपस में अच्छे मित्र हैं, लेकिन उस समय क्या होता था कि जो ब्रिटेन थे और जो फ्रांस थे, ये क्या थे, दुश्मन थे, एक दूसरे को क्या थे, कठोर दुश्मन थे, कट्टर दुश्मन थे। यानी उस समय ब्रिटेन और फ्रांस आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। अब क्यों लड़ते झगड़ते थे, वो कक्षा 10वीं में आपको पढ़ने को मिलेगा। एक शब्द में बता दो, साम्राज्य विस्तार के लिए कि कौन कितना देश को गुलाम बना सकता है। इस वजह से आपस में लड़ते थे कि पूरा विश्व में मैं अपना झंडा गाऊंगा, उस समय ये होता था। ये जो ब्रिटेन था, ये जहाँ पर जाता था देखता था कहीं प्रशासन कमजोर हो जाता था, झंडा गाड़ देता था, देश को गुलाम बना देता था, इसलिए हम ब्रिटेन के गुलाम थे। और फ्रांसीसी भी ऐसे यही करते थे, ये भी जाते थे देश को गुलाम बना देते थे। ये ऐसा नहीं कि ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बनाने की कोशिश किया, फ्रांसीसियों ने भी कोशिश किया था भारत को गुलाम बनाने का, लेकिन वो सफल नहीं हुए, ये सफल हो गए, ठीक है। तो उस समय क्या था, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। तो हुआ क्या कि फ्रांस के ऐसे 13 क्षेत्र इसने क्या किया था, फ्रांस के ऐसे 13 ऐसे इलाके क्या किया था, ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था। अब जो कि ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था, तो फ्रांस ने क्या किया था, अमेरिका की मदद से क्या किया था, इन 13 क्षेत्रों को आज़ाद करवाया। और जब आज़ाद करवाया तो आज़ाद कराने के लिए बहुत ज़्यादा धन खर्चा किया, बहुत ज़्यादा क्या पैसा खर्चा किया। अब पैसा खर्चा करने से क्या हुआ, इसका राजकोष खाली हुआ।
तो साझा शत्रु ब्रिटेन से अपने 13 उपनिवेश को आजाद कराने के लिए फ्रांस ने अच्छा खासा पैसा खर्चा किया। दूसरा कारण आप जान लीजिए, मैं लिखूंगा नहीं, बस केवल पहला दूसरा कारण आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहला कारण कि फ्रांस ने 13 उपनिवेश क्षेत्र साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने के लिए अमेरिका को कुछ पैसे दिए, कुछ पैसे खर्च किए, इस वजह से राजकोष खाली हुआ। दूसरा जो कि ये दोनों दुश्मन थे, ये क्या थे, ब्रिटेन और फ्रांस दुश्मन थे, तो आए दिन ये दोनों क्या करते थे, आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे। इस वजह से क्या होता था, इनका जो भी संसाधन है वो नष्ट होता था। जैसे मान लीजिए आप हो, अगर आप खेती करते हो, अगर खेती में अगर आपने कोई फसल उगाया है, अगर फसल पक के तैयार हो जाए, उस फसल की यदि आप कटाई कर लो, तो उस फसल को बेच को आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो एक तरह से वो भूमि हुआ, वो भूमि पर फसल क्या, आपकी आय का एक स्रोत है। तो हुआ क्या कि जब फ्रांस और ब्रिटेन आपस में लड़ते थे, तो फ्रांस के जितने भी वित्तीय संसाधन थे, जिससे फ्रांस को पैसा मिलता था, वो सारे के सारे नष्ट हो गए, सारे एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गए, समाप्त हो गए। फ्रांस के समाप्त हो, जिससे फ्रांस को जहाँ से टैक्स मिलता था, जहाँ से फ्रांस की कमाई होती थी, उससे कमाई नहीं होने लगी, और क्या होने लगा, उसका राजकोष क्या और खाली होने लगा, ठीक है। इसे क्या, फ्रांस और ब्रिटेन आपस में जब लड़ते थे, तो फ्रांस का क्या, जो भी वित्तीय संसाधन नष्ट हो गया, जिस वजह से क्या होने लगा, फ्रांस का राजकोष खाली होने लगा। ये दूसरा कारण था, मैं इसको लिखवाऊंगा, ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिर तीसरा कारण जानिए, तीसरा क्या कारण था जिस वजह से क्या होता था, फ्रांस का जो राजकोष खाली होता था। तीसरा कारण जानिए, देखिए तीसरा कारण ये था कि ये जो थे फ्रांस ने जब क्या किया था, अपने इलाकों को आज़ाद कराने के लिए अमेरिका को पैसे दिए थे, इनसे युद्ध करके संसाधन नष्ट हो गए थे। तो इसने क्या किया था, इसने जो है 2 अरब लीवे का कर्ज लिया था। अब लीवे क्या होता है, जैसे हमारे रुपया चलता है ना, वैसे फ्रांस में लिवरेज चलता था, जो कि उस समय समाप्त हो गया था, उस समय मुद्रा बंद हो गया। आप जरा एक बार देख लीजिए, 79 में, मुझे कंफर्म नहीं मालूम है, उस समय लीवे नाम की मुद्रा चलता था, जो उस समय बंद हो गया। जैसे हमारे रुपया चलता है ना, जैसे हमारा रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, इस तरह की चीजें चलता है ना, उस समय वहां पर लीवे नाम का क्या होता था, मुद्रा चलता था। तो तीसरा क्या होता है, जब युद्ध चला था, इनके संसाधन नष्ट हो गए, इनके पास पैसा नहीं आता था, तो इन्होंने क्या किया था, 2 अरब लीवे, यानी क्या किया था, 2 अरब लिवरे का कर्ज लिया था, 2 अरब लीवे का कर्ज लिया था। और 2 अरब लीवे का कर्ज लिया था, इसमें उनको क्या 10% ब्याज देना पड़ता था। युद्ध हुआ, उन्होंने अपने क्षेत्र को आजाद कराया, तो 10 अरब और लीवे का कर्ज अलग से चढ़ गया, 10 अरब लीवे का कर्ज और चढ़ गया, 10 अरब लीवे का कर्ज और चढ़ गया। पहले से 2 अरब लीवे कर्ज था, फिर 10% ब्याज था, फिर युद्ध हुआ, अन्य कारण हुआ, इस वजह से 10 अरब लीवे कर्ज और क्या, अरब 10 अरब लीवे और क्या, अरब लीवे और क्या कर्ज चढ़ गया। तो 12 अरब लीवे कर्ज था फ्रांस सरकार के ऊपर, और 10% ब्याज के साथ इसको चुकाना पड़ता था। तो ऐसे में क्या, जो फ्रांस का सरकार था, जो फ्रांस का राजा था, वो मजबूर था अपने राजकोष का, अपने खजाना का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या, कर्ज को चुकाने के लिए। तो इससे क्या होता था, फ्रांस का राजकोष और खाली होता था, और क्या खाली होने लगा। तो तीसरा कारण ये था, और खाली होने लगा, तीसरा कारण था और खाली होने लगा। अब देखिए चौथा क्या कारण था जिससे फ्रांस का राजकोष खाली होता था। चौथा कारण ये था कि इनके पास जो सरकारी दफ्तर थे, दफ्तर यानी ऑफिस थे, जो कार्यालय थे, जैसे कोर्ट कचहरी हो गया, सरकारी दफ्तर हो गया, कार्यालय हो गया, अन्य जितने भी चीजें हैं उनको चलाना हो गया, जैसे विश्वविद्यालयों को चलाना होगा, दफ्तर हो गया, फिर सेना के रख रखाव, सैनिकों के खर्च हो गए, सैनिकों के पगार हो गए, कर्मचारियों के वेतन हो गए, भत्ते हो गए, इन सभी चीज़ों को क्या करना पड़ता था, इन सभी चीज़ों पर भी राजकोष क्या खाली होने लगा, इस पर भी पैसा देना पड़ता था। यदि आप 100 लोग को रखे हो, अगर उनका सेवा ले रहे हो तो पैसा तो देना पड़ेगा। तो इसमें भी क्या होता था, फ्रांस का जो है राजकोष खाली होता था। और उसके बाद और जान लीजिए, पांचवा कारण जान लीजिए, पांचवा एक और कारण था जिससे फ्रांस का राजकोष खाली हो रहा था। पांचवा ये कहा था कि जो राजा महाराजा थे, तो ये क्या करते, वर्साई के महल में रहते थे, शान शौकत, दुनिया भर का नाच गाना, महलों को फूलों से सजावट करना, ये करना हो रहा है, दुनिया भर के फिजूली खर्चे खर्च करते थे। फिजूली खर्चे समझते हैं ना, फिजूली खर्चे को आप समझते हैं ना, वो खर्चे जो जरूरी ना हो, बस शान शौकत दिखाने के लिए आप खर्च कर रहे हैं। जैसे महल है, अब उसको फूलों से रोज सजाना, शान शौकत दिखाना,
उससे और खर्चा करते थे, जिससे क्या होता था, राजकोष और खाली होता था। तो ये 5 कारणों से क्या होता था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इन 5 कारणों से क्या होता था, राजकोष उनका खाली हो गया था, पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, पूरी तरह से कंगाल हो गए थे। तो ये 5 कारण थे जिस वजह से ये क्या हुआ था, ये पूरी तरह से कंगाल हो गए थे। यदि इनमें से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट आप जो है ले सकते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और मैं आपको एक बात बता दूँ, देखिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, ओमकार मौर्य क्लासेस। ये जो है हमारा यूट्यूब चैनल है, ओमकार मौर्य क्लासेस, टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका जो है ना, मैं पीडीएफ आपको दूंगा। इसका जो है मैं आपको क्या, पीडीएफ, आपको पीडीएफ मिलेगा। और पीडीएफ में सारी चीज़ें एकदम पॉइंट टू पॉइंट, इस तरह से बुलेट पॉइंट में, किस तरह से, जैसे मान लीजिए ये आपका पेज है, तो फ्रांस की क्रांति मान लीजिए आपको यहाँ पर लिख दी गई है, फिर आपको जो है बुलेट पॉइंट में कुछ इस तरह से, ऐसा ऐसा बुलेट पॉइंट में इस तरह से, फिर पैराग्राफ छोड़ के फिर इधर आपको बुलेट पॉइंट में, फिर उसके बाद आपको ऐसा बुलेट पॉइंट में आपको जो क्या, आपको पीडीएफ मिलेगा, डायग्राम भी रहेगा, फ्लो चार्ट भी रहेगा, मैप भी रहेगा। इस तरह से आपको जो है